सर हमेशा यही सुना था बारिश जो है वो रहमत होती है, लेकिन ये बारिशें जहमत बनती जा रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान में आए रोज़ कभी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कभी कोई सैलाब आ रहा है और हर दफ़ा एक ऐसी आफत आती है जो पिछली आफत से भी ज़्यादा होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के बिल्कुल जद के अंदर है। और ये ऐसी तबाहकारियां हैं कि जो कि पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को जिन्होंने अपनी लपेट में लिया हुआ है इस वक्त। अब इसके मतलब दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। पहली तो ये है कि ये कोई अनप्रडिक्टेड चीज़ नहीं है, ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था। आज नहीं, आज से कई साल पहले भी। और इस साल तो स्पेशली यहाँ पर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे, उसके अंदर को आज से 4 महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि वहां पर गर्मी शिद्दत के साथ पड़ी है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया के जो नॉर्दर्न एरियाज, जिसको हिमालयन बेल्ट कहते हैं, जी। उसके अंदर। और ये ग्लेशियर मेल्ट जो है ये होने हैं। दूसरी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो 3-4 बार यहाँ पर बड़े एक्सट्रीम किस्म के फ्लड्स आ चुके हैं। और ये ऐसी एक तबाहकारी है जो कि अब आगे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट होनी है। तीसरी बात इसकी ये है कि ये सिर्फ लोकलाइज्ड एक इशू नहीं है। ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू का इशू नहीं है या स्वात का इशू नहीं है, बल्कि ये एक, इसको क्लाइमेट चेंज टर्म्स में कहते हैं स्लो ऑनसेट इवेंट। कि ये नॉर्थ से हमारे शुरू होता है, चूंकि हमारे पास, हम एक इंक्लाइन पे कंट्री हैं। और नॉर्दर्न एरिया हमारा जो है वो अब दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट K2 जो है वो वहां पे है। और फिर ये सी लेवल तक हम पाकिस्तान के अंदर ही जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअसली ये एक तबाहकारी जो है ये चलती है पाकिस्तान में। और ये आप आगे देखेंगे कि ये जो पानी का इतना बड़ा रेला इस वक्त आया है, जो कि गिलगित से स्टार्ट हुआ और आज बुनेर स्वात में ऐसी तबाहकारी हुई है कि वहां पर कुछ घंटों में 50-60 अवात हो चुकी हैं। और एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। बड़े ट्रेजिक किस्म के इवेंट्स हैं। तो ये कंटिन्यूअस एक तबाहकारी जो कि चलनी है आगे, आगे पंजाब में और फिर सिंध में आगे इसने जाना है। तो ये इसकी मैनेजमेंट जो है वो, उसके करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये कुदरत के साथ, अब ये जो जंग हमने लगाई हुई है ना, इस कुदरत के साथ जंग को हमें खत्म करना पड़ेगा। कुदरत के साथ हम जंग तब करते हैं जब हम सैलाबी रेलों के रास्तों के अंदर अपने घर बना देते हैं, होटल बना देते हैं। और कुदरत के साथ हम जंग तब करते हैं जब हम तमाम जो हमारे साइड के ऊपर जो पहाड़ है उनको हम नंगा कर देते हैं, दरख्त दरख्त काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। इन तमाम चीजों से फिर जब ये तबाहकारी आती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। जहां पर एक इसकी शिद्दत होती है, वहां 10 गुना ज्यादा शिद्दत इसकी बढ़ जाती है। तो ये जंग हमें खत्म करनी पड़ेगी इस मुल्क के अंदर, वरना ये तबाहकारी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान को आगे बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। सही सर। अब इसके अंदर, इस क्राइसिस के अंदर आप ये, जी जी सर, आपने जिस तरह कहा कि अनप्रेडिक्टेबल नहीं था और ये पहली बार नहीं हुआ, आपने जो बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये आगे भी फैलेगा, बढ़ेगा और ये 10 साल से होता आ रहा है। अब 10 साल से हम इस पे ऊपर डिस्कशन ही कर रहे हैं, अभी तक हुकूमत कोई इकदामात क्यों नहीं ले सकी? कि जिस तरह आपने कहा कि जी उन्होंने किसी ऐसी जगह पे घर बना दिया जहां से नाले का रास्ता था, वहां पे इंक्रोचमेंट होगी, तो हुकूमत इस पर क्यों नहीं कुछ कर रही? हर साल इतनी जाने जा रही हैं, तो क्यों कोई इकदामात नहीं हो रहे? देखिए, इस क्यों का आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है बड़ी अफसोसनाक बात कि एक ऐसी गवर्नमेंट अब वक्त आई हुई है जिसने अपनी तमाम डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इसी क्लाइमेट चेंज के लेंस के जरिए ली है। इस वक्त जो हमें IMF से 1.3 बिलियन डॉलर मिला है, वो क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए मिला है। क्लाइमेट रिजिलियंस यही है कि जब इस तरह की तबाहकारियां आए तो हमने उनका कैसे मुकाबला करना है। इसके लिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की जरूरत थी, ताकि वक्त से पहले हमें पता लग जाए कि ये चीज़ होने वाली है और फिर उसकी तैयारी करके आगे ग्राउंड लेवल तक उसको ये वार्निंग दी जाए और फिर उस वार्निंग पे एनफोर्समेंट की जाए, उसको अमल दरामद कराया जाए। इसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम यहाँ पर आपके जो डिजास्टर, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो क्लाइमेट कंपैटिबल हो। उसका मतलब अगेन यही है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं जो कि सैलाब की जद में आ सके, और जो सैलाब के रास्ते में हो या इन नालों की, इन दरियाओं के जो सैलाबी रेले हैं उनके रास्ते में आप पुल और सड़कें और घर बना दें, तो फिर वो तबाह होने ही है, आज नहीं तो कल तबाह होने हैं। इसी तरह हमें ये भी बड़ा जरूरी है कि जो डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है हमारे, वो हम उसको बेहतर करें, ताकि गवर्नमेंट नजर आए कि जब ऐसी तबाहकारी होती है और लोगों को वार्निंग भी दे देते हैं, तो उसके बाद भी अगर ये लोग उसकी जद में आते हैं तो उसको फौरन उसका
रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि इस वक्त नजर नहीं आ रहा, बदकिस्मती से। सही। और एक और बड़ी जुड़ी बात यह है कि जहां पर ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, वहां पर उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि ये पानी एक रिसोर्स है इस वक्त दुनिया में, और जो कि बड़े कम मुल्कों के पास ये जिसको स्वीट वाटर रिसोर्स कहते हैं वो मौजूद है। और ये तमाम का तमाम पानी जो है ये हम जाया कर देते हैं। हमारी इस वक्त स्टोरेज परसेंटेज पाकिस्तान में 9% है। यानी कि अगर हमें 100 मिलीलीटर पानी मिलता है, और वो इन्हीं 100 दिनों में हमें मिलता है, ये जो आपके मई जून जुलाई अगस्त हैं, तो जी। उसको हम उसमें से सिर्फ 9 लीटर को हम सेव करते हैं, बाकी सही। सब हम इसको फ्लश डाउन कर देते हैं अरेबियन सी में। अभी मैं कल देख रहा था, ये इरसा का डेटा आया नया, उसमें सिर्फ पिछले महीने 25 दिन के अंदर 6 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर फेंका है। ये तकरीबन एक तरबेला डैम पूरे की जो लेक है वो इतने इतने पानी की होती है, वो हमने अरेबियन सी के अंदर उसको फेंक दिया है। इसका अगर इकोनॉमिक तखमीना लगाया जाए तो ये तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर का रिसोर्स बनती है, जो कि पाकिस्तान ने जाया की है। जाया किया। तो इसलिए हमें अपनी स्टोरेज को बढ़ाने की, और साथ साथ जो डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म है उसका, तो उसके लिए तो पाकिस्तान के पास टाइम ही नहीं रह गया कि ये आप सोचें कि आपने क्या करना है, क्योंकि ये तो गेट क्रैश करके आ चुका है, और समझ लें कि आप एक मौत के कुएं में खड़े हुए हैं इस वक्त कुदरत के, और उसमें आप ने उसके साथ डील करना है। और खुशकिस्मती ये है कि हमें एक फंडिंग लाइन मिली हुई है 1.3 बिलियन डॉलर की, जो इसी मकसद के लिए मिली हुई है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो पैसा लग कहाँ रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो कि इसको जिसको स्पीयर हेड करना चाहिए इसको, उसके बजट को तो हमने इस साल 14 अरब से 2 अरब पे ले आए हैं। तो वो तो इतना काम कर दिया कि मेरे ख्याल में वहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे लोगों के पास। बिल्कुल। वो मिनिस्ट्री है जिसको इस पैसे को प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए, प्रोजेक्टाइज भी करना चाहिए, ताकि ये ग्राउंड पे लगे और लोग ये तबाहकारियां जो कि खत्म नहीं होनी पाकिस्तान में, ये प्रिडिक्टेड है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पाकिस्तान इस जद में है। हालांकि हमने ये मसला पैदा नहीं किया मौसमियाती तब्दीली का, लेकिन ये नाइंसाफी जरूर है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान इसकी जद में है और पाकिस्तान ने इसके साथ डील करना है। तो सही। हमें चाहिए कि अब अपनी आंखें खोलें और इसके साथ उसी इम्पोर्टेंस के साथ डील करें जिसके साथ ये डिजर्व करता है। सही। सिर्फ जो फिलहाल सूरत हाल है, जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हो रहा है या सैलाब आ रहा है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे नाजरीन के लिए कि क्राउड बर्स्ट होता क्या है, आप इसको थोड़ा डिफाइन कर दें, और फिलहाल हम ये फिलफोर सैलाब की सूरत हाल से हम किस तरह से निपटेंगे। देखिए, क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि बहुत ज्यादा बारिश बहुत ही कम अरसे में हो जाए, मतलब मिनटों के अंदर वो बारिश होती है, जो कि आप समझ लें कि एक दिन की बारिश जो है वो अगर आधे घंटे में हो जाए तो वो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ये पाकिस्तान में फिनोमेना जो है ये भी नया नहीं है, यहाँ पर अब ये पिछले 5-7 साल से ये हो रहा है। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो अर्बन एरियाज में होता है, जहाँ पर अगर हमने ड्रेनेज अपना सही नहीं रखा हुआ, तो जब ये अर्बन एरियाज को हिट करता है या जहाँ पर आबादी होती है, तो वो फिर उसके साथ कोप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी फंस जाता है वहां पे। और या आज भी यहाँ पर यही हुआ है कि जो हमारे सेमी अर्बन समझ लें आप एरियाज थे बुनेर के अंदर, वहां पर जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसके जो ड्रेनेज के नाले थे जहाँ से पानी निकलना है, वो वो उस तरह नहीं चल रहे थे जिस तरह चलने चाहिए थे, और जिसकी वजह से लोगों की अमवात उसमें बदकिस्मती से हुई है बहुत ज्यादा बहुत जल्द।